नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग विद्युत रसायन के यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में या जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी उसके इलेक्ट्रोडों पर कुछ पदार्थ बनते हैं जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जैसे अगर हम लोग उदाहरण में लें तो जैसे हमने कहा कि HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर हम HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विलयन में क्या होगा? इसके लिए अगर हम देखें तो जब हम HCl को जल में घोलेंगे तो वह दो आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl- में, H+ और Cl- में। अब क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एक तो एनोड होगा जिसमें धन चार्ज होगा और एक कैथोड होगा जिसमें माइनस चार्ज होगा। तो जब धन चार्ज एनोड पर विलयन का वह भाग गति करता है जिस पर कि ऋण चार्ज होगा यानी ऋण आवेश होगा। तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं तो क्लोरीन पर ऋण आवेश है, यह तुम्हारा एनोड की ओर गति करता है। अब एनोड पर जाकर वह इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा। और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वह उदासीन हो जाएगा और अपने अणु के रूप में मुक्त हो जाएगा, यानी पदार्थ उस पर मिलने लगेगा। तो क्या मिलेगा? Cl2 पदार्थ के रूप में मिलेगा। वैसे ही अगर हम कैथोड की बात करें तो इस पर ऋण आवेश होता है तो यह विलयन में उपस्थित धनावेश को आकर्षित करता है। तो विलयन में उपस्थित धन आवेश को आकर्षित करने के लिए ये क्या करेगा? ये जो विलयन में H+ है वह उसकी ओर आकर्षित होगा और अपने से ऋण है तो अपने में से कैथोड अपने में से इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश को यानी H+ को दे देता है और देने के बाद यह क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है और H2 के रूप में मुक्त होने लगता है। यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। जब भी हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो एनोड पर ऋण आवेश मुक्त होता है, ऋण आवेश जाकर इलेक्ट्रॉन देकर मुक्त हो जाता है और कैथोड पर धनावेश जाता है जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर मुक्त हो जाता है, पदार्थ बन जाता है। यही है आपका विद्युत अपघटन। अब बात आती है कि एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हम लोग ये माने कि ये जो जलीय विलयन है इसमें एक से अधिक आयन होंगे तो हमारा जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें पहले इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा? अगर इसकी जानकारी देखें तो हमको प्रतीत होता है कि हमें उसके बारे में कुछ विशेष बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दिया है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की संभाव्यता, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ मिलेगा जब एक दो से अधिक आयन उपस्थित होंगे तब। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो विलयन में
जैसे अगर यहाँ पर हम लोग इसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की संभाव्यता को देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब विलयन में 2 से अधिक आयन होते हैं तो इलेक्ट्रोड पर वही पदार्थ पहले मुक्त होता है जिसे मुक्त होने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही पदार्थ मुक्त होगा, और जिसे अधिक आवश्यकता होगी वो पदार्थ लेट में यानी इसके कम ऊर्जा वाले पहले पूरे मुक्त हो जाएंगे, फिर अधिक ऊर्जा वाले मुक्त होंगे। तो पहले कम ऊर्जा वाले की बारी आती है। और कम ऊर्जा मतलब किस आयन की ऊर्जा कम होगी और किस आयन की ऊर्जा अधिक होगी, इसका निर्धारण हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से करते हैं। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी तुम लोग पढ़े होंगे कि यह क्या है, यह तत्वों का सक्रियता क्रम है। जो ज़्यादा सक्रिय होगा उसे मुक्त होने में कम ऊर्जा लगेगी, और जो कम सक्रिय होगा उसे मुक्त होने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी से जब हम इसे क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, तब हमें क्या होता है, पता चलता है कि कौन सा पदार्थ मिलेगा। जैसे अगर हम लोग देखें, हमने एक जैसे उदाहरण ले लिया है कि NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अवघटन करें तो विलयन में क्या मिलेगा, विलयन में 2 यानी 4 आयनों की संभावना होगी। 4 आयन कौन कौन से होंगे, NaCl टूटेगा तो Na+ और Cl- ये 2 आयन होंगे, और H2O टूटेगा तो H+ और OH- ये 2 आयन होंगे। तो टोटल आयनों की संख्या 4। अब आयनों की संख्या 4 जिसमें 2 धनावेश और 2 ऋणावेश। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर तुम्हारा धनावेश होगा। तो जब धनावेश होगा तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि धन आवेश है तो इस पर ऋण चार्ज वाले आयन ही जाएंगे। तो जब ऋण आवेश वाले आयन जाएंगे तो ऋण आवेश तो इसमें 2 हैं, एक ये है Cl- और एक है OH-। तो यहाँ पर इनमें से कौन वहां पर जाएगा, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता होता है कि जो Cl है यह जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और OH जो होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। तो यहाँ पर जब Cl जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, वैसे यहाँ पर कुछ अपवाद होता है, यहाँ पर कुछ अपवाद होता है, लेकिन यह माना जाता है कि जो Cl है वो पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और OH जो होता है वह बाद में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जब पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तुम्हारा क्या है Cl, तो यही यहाँ पर जाएगा और इसके एनोड के धन आवेश को इलेक्ट्रॉन देकर पहले मुक्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब एनोड पर Cl मिलेगा। लेकिन अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर 2 Na+ भी है और H+ भी है। तो इसमें से तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी है, यह सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है वो हाइड्रोजन से कम होती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन कम लेता है, हाइड्रोजन पहले लेता है। अगर इन दोनों का केस देखेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन पहले नहीं लेता है और हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब ये क्या होगा, इन दोनों में से कौन पहले जाएगा, जो पहले इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि कैथोड पर तो इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से वही पहले जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पहले ले लेगा। तो यहाँ पर कौन जाएगा, H+ जाएगा। तो यह H+ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, यह बनाएगा H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलयन में हमको एनोड पर आपका Cl2 मिलेगा और कैथोड पर आपका H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा।
एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोड से करें, तो हमको कैथोड पर और एनोड पर क्या प्राप्त होगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जलीय विलयन में हमको क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो जलीय विलयन में तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, तो CuSO4 है, ये टूटेगा तो Cu++ और SO4 में टूटेगा, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा H2O टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा। और एक आपका इलेक्ट्रोड है जो कॉपर का है, इसकी भी एक अभिक्रिया संपन्न होती है, वह अभिक्रिया है तुम्हारी क्या, Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपके आयन के रूप में बदल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम एनोड पर देखें कि कौन सा पदार्थ मिलेगा, तो एनोड पर हम लोग पदार्थ की संभाव्यता की बात करें, संभावना की बात करें कि क्या मिलेगा, तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि एनोड पर प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज का मतलब हो गया कि इस एनोड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन सभी में से वही पदार्थ वहां पर जाएगा जो इलेक्ट्रॉन सरलता से दे देता है। तो जब सरलता से इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर ये प्लस है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये माइनस है ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये माइनस है ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये कॉपर है ये Cu है, यह भी इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखता है। तो अब हमारे पास 3 तो हो गए, एक तो SO4, एक OH और एक Cu। तो अब हम इनमें तुलना करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकता है। तो अगर हम इन तीनों को विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सबसे ऊपर मिलेगा, कॉपर सबसे ऊपर मिलेगा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो अपचयन विभव द्वारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई जाती है उसमें कॉपर ऊपर मिलेगा, और जो ऊपर मिलता है वह सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऊपर मिलेगा तो ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इन तीनों में से कौन जाएगा एनोड पर, जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और सरलता से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, कॉपर त्यागेगा। तो ये कॉपर इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, इस एनोड को दे देगा, तो बनेगा क्या, Cu++। अर्थात यह Cu जो है वह इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड का क्षय होगा, इलेक्ट्रोड का क्षय होगा, एक इलेक्ट्रोड का क्षय होगा, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड। यानी एनोड वाला जो कॉपर का क्षय होगा वो उसका क्या होगा, क्षय होगा, वो धीरे धीरे कॉपर Cu+ में चेंज होता जाएगा। फिर अगला देखते हैं कि कैथोड की बात आती है। तो कैथोड का मतलब ये है कि यह इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी ग्रहण करने वाले को अपने पास बुलाता है। तो ग्रहण करने वाला कौन होगा, जो प्लस होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों प्लस में से वही तीनों का एक हो, ये तो दोनों एक ही है, और ये तुम्हारा अलग है। तो अगर इन दोनों में से अगर हम लोग तुलना करें तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन सरलता से ग्रहण कर लेता है। जो नीचे होगा वो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जो ऊपर होगा सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो अब यहाँ पर ये कौन सा, इसमें अगर हम देखेंगे तो कॉपर आपका नीचे होगा जो इलेक्ट्रॉन सरलता से ग्रहण कर लेगा। अर्थात ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu कॉपर में चेंज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कैथोड का जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर कॉपर का परत जमता चला जाएगा, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे कैथोड
पर कैथोड पर कॉपर की मात्रा बढ़ती जाएगी और एनोड पर कॉपर की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि वो क्षय होगा और इधर इसमें मुक्त होगा, अर्थात इसमें वृद्धि होगी।